हेलो वेलकम डी स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2 यानी वैदिक काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इससे पहला वाला पार्ट है, इससे पहला वाला जो वीडियो था वो था ऋग्वेद के बारे में, ठीक है ना। ऋग्वेद के बारे में, क्योंकि हमने वैदिक काल को, वैदिक सभ्यता संस्कृति को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ने का प्रयास किया है। तो पहला पार्ट आपको पढ़ा दिया है जिसमें पूरी डिटेल से एक एक 1 to 1 जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने 1 पार्ट यानी ऋग्वेद काल में आपको पढ़ा दिया है। आज हमें पढ़ना है उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल का सेकंड टाइम पीरियड, जिसके अंतर्गत हम कहते हैं कि, क्योंकि आपको पता है ऋग्वेद के समय को हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो समय को डिवाइड किया, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। ये जो समय है, इस समय को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो इसी काल के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं और इस काल से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीजें हैं। हम कैसे फर्क कर पाए, पहला जो टाइम पीरियड से आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा, मैं आपको जैसे डिजिटल स्क्रीन पर ले जाऊंगा वहां से और अच्छे से समझा पाऊंगा कि दोनों ही व्यवस्थाओं में क्या फर्क व्यवस्था था। लेकिन अगर देखा जाए तो इस व्यवस्था में धर्म कर्म कांड है वो ज्यादा हो गए थे। धर्म क्रम कांड है वो ज्यादा हो गए थे। इसके अलावा स्त्रियों एवं सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आ गया था। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, ठीक है ना। ये मतलब बहुत ही बड़े लेवल पर कह सकते हैं ये हुआ था। दूसरा, बात करें कि लोहे के संबंध में उत्तर वैदिक काल में ज्यादा व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा हम पढ़ते हैं डिजिटल स्क्रीन पर, ताकि मैं पूरी तरह से डिटेल से आपको विद फोटो समझा पाऊं। तो चलते हैं डिजिटल स्क्रीन पर है वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 यानी उत्तर वैदिक काल को पूरा डिटेल से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पर उत्तर वैदिक काल की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे अपडेट के रूप में। जैसे यह काल वो काल था जब लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में जीवन के सभी पक्षों में एक निश्चित दिशा में परिवर्तन हो रहे थे। इस काल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में एक ऐसे ढांचे का आविर्भाव हुआ जो छोटे मोटे परिवर्तनों के काल चक्र के साथ सदैव चलता रहा। इस काल की प्रमुख विशेषता थी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कबायली संरचना में विघटन होना एवं वर्ण व्यवस्था का जन्म और क्षेत्रीय साम्राज्यों में उदय। यानी जो वर्ण व्यवस्था है ना, वह पहले काम के आधार पर कोई जाति व्यवस्था डिसाइड होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। यानी मान लीजिए कि अगर कोई निम्न जाति में, यानी क्या किसी की सफाई करने वाला की जाति में अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा था वो वही काम करेगा। मान लीजिए अगर कोई जैसे बाल काटने वाले थे, कोई पहले काम करते थे, अब उस उत्तर वैदिक काल में मान लीजिए कि उसका कोई अगर वंशज है तो वो बाल कटिंग वाला काम करेगा, या फिर मान लीजिए माली है तो वो फूल वाला काम करेगा। इस प्रकार से एक वंश व्यवस्था उत्पन्न होगी कि सैनिक काम करेगा। यानी ये जो व्यवस्था है वो अब जन्म आधारित हो गई थी। अब आगे बात करते हैं आर्यों का विस्तार इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद काल में आर्य आधुनिक अफगानिस्तान के क्षेत्र से लेकर गंगा की ऊपरी घाटी के क्षेत्र में बचे हुए थे। यहाँ उन्होंने अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए थे। आर्यों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी और वे पंजाब से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने लगे थे। विंध्य के संघन दुर्गम वनों को काटते हुए वे दक्षिण की ओर बढ़ने लगे और इस समय उत्तरी भारत में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। लोहे का प्रयोग युद्ध शस्त्रों व कृषि संबंधी कार्यों में होने लगा था। इतिहासकार डी कोसाम्बी ने लोहे के इस क्रांतिकारी उपयोग पर बल दिया है। यानी उन्होंने इस पर बल देते हुए कहा है कि आर्यों के विस्तार का मुख्य कारण लोहा भी माना जाता है कि वो इस ओर आने लगे थे। इसके अलावा देखें यहाँ पर तो राजनीतिक स्थिति को देखें तो यहाँ पे अष्टहोम यज्ञ हो रहे थे। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत राजनीतिक जीवन है, उसमें यज्ञ क्रम कांड वगैरह ये थोड़े ज्यादा होने लगे थे, यानी ज्यादा हो रहे थे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा राजनीतिक जीवन को अच्छे से समझ लिया जाए ताकि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग एक एक चीज आपको डिटेल से पता लगे। तो देखिए, ऋग्वेद काल छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर बड़े चित्रगत जनपदों को जन्म दे रहे थे। छोटे छोटे थे ना जो ऋग्वेद काल के समय, वो अब
एक साथ मिल रहे थे और बड़े जनपदों का निर्माण हो रहा था। जैसे पुरु व भरत मिलकर, ये दो छोटे अलग अलग राज्य थे, तो पुरु और जनपद मिलकर कुरु व तुर्वंश एवं किवी मिलकर पांचाल कह रहा है, यानी धीरे धीरे चार छोटे छोटे राज्य मिलकर एक पांचाल जनपद है वो बना। बड़े बड़े जनपदों के निर्माण में लोहे तकनीकी ने भी सहयोग दिया, यानी लोहे की वजह से कि भाई इस राज्य को वहां पर लोहे की जरूरत है तो क्यों ना हम दोनों साथ में आ जाए, इस प्रकार से लोहे का भी एक वजह थी जिससे बड़े बड़े साम्राज्य मतलब बड़े बड़े जनपदों का निर्माण हो रहा था। आगे बात करें, हस्तिनापुर, आलमगीर, पुर, नौह, अंतरखेड़ा आदि प्राचीन कुरु पंचाल प्रदेश है। इस स्थानों में से लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई है। कुरु पंचाल के राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाए थे, ये इंपॉर्टेंट है और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न राष्ट्रों ने अपनी अपनी सैन्य शक्ति का विकास कर लिया था। इस समय राज्य की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का विकास हो चुका था। ओके, और भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये क्लास अगर आपको लाइक मतलब अच्छी लगती है ना, बिल्कुल लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि ये एजुकेशन चैनल है, तो जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा बच्चों की हेल्प होगी, ठीक है। और दूसरा, ये अभी यूनिट 2 खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपको टेस्ट मिलेगा टोटल यूनिट 2 से इंपोर्टेंट प्रश्न का, तो जुड़े रहिएगा और टेस्ट जरूर दीजिएगा। आगे बात करते हैं, यद्यपि राजतंत्र की महत्वपूर्ण शासन प्रणाली थी, मतलब यहाँ पर इस समय भी राजतंत्र ही महत्वपूर्ण था, लेकिन देखा जाए तो कुछ स्थानों पर वे राज्य नामक राज्यों का भी उल्लेख आया है। एक से अधिक राजाओं में राज्य नहीं होते थे, ठीक है। राजपद सर्वाधिक योग्य व्यक्ति को ही मिलता था, यानी सबसे टैलेंटेड व्यक्ति ही राजा बनता था। और राजा के निर्वाचन में लोगों के हित की भावना को दिखाया गया है। उत्तर वैदिक काल में राजा प्रजा के सहयोग व अनुमोदन प्राप्त करता था। उत्तर वैदिक काल में राजा प्रजा से सहयोग और अनुमोदन, यानी कहता था कि लोग उससे जुड़े रहे और सपोर्ट करें, इस प्रकार की व्यवस्था थी यहाँ पर। इसके अलावा इस समय राजसत्ता में वृद्धि हो चुकी थी, राजसत्ता का पावर है वो बढ़ चुका था। सफल और कुशल राजा एक राष्ट्र विराट अधिराजा या सार्वभौम आदि प्रतिष्ठित पदों को प्राप्त करने का दावा भी करते थे, और वे वाजपेयी राजसूय अश्वमेध यज्ञों के द्वारा अपनी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई शक्ति का परिचय देते थे, यानी बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ वगैरह करते थे और वो दूसरों को अपनी शक्ति का लोहा मनवाते थे कि भाई इतनी शक्ति हो रही है इनके पास। ये शब्द साम्राज्यवादी, जैसे ही आप राजसूय अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर पढ़ते हैं ना, इसका मतलब ये साम्राज्यवादी का सूचक है जो उत्तर वैदिक काल में नजर आता है। राजा की शक्ति पर धर्म, रत्नियों, मंत्रियों, सभा समितियों आदि का नियंत्रण रहता था, यानी राजा अकेला नहीं होता था, इस पर विभिन्न प्रकार के सहयोग और नियंत्रण की व्यवस्था थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर वैदिक काल में शासन अपेक्षाकृत अधिक प्रजातंत्रवादी था। और इस बारे में डॉक्टर अल्टेन का मत क्या है, तो वो देखिए। अल्टेन का मत है कि उत्तर वैदिक काल में सभा, यानी ग्राम सभा, जो मैंने उत्तर वैदिक काल में आपको ऋग्वेद काल में बताई थी कि ऋग्वेद काल में जो सभा बनी थी, उत्तर वैदिक काल में भी सभा की अपेक्षा ये एक राजनीतिक संस्था अब ज्यादा बन गई थी। और समिति जो राज्य की केंद्रीय संस्था हुआ करती थी, संभवतः वह अब कानून निर्माण और नीतियों का निर्धारण करने वाली समिति हो गई थी। इस काल में समिति में राजनीतिक विषयों के अतिरिक्त धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर भी वाद विवाद हुआ करते थे। बहुत ही इंपोर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। इस समय शासन के पदाधिकारी की भर्ती हो चुकी थी, यानी शासन के अंतर्गत काम करने वाले नए पद हैं वो स्थापित हो चुके थे। इसमें रत्नी भी कहा जाता था, यानी जो तीर्थ होता था, जैसे मौर्य काल की बात करें, इसी तरह यहाँ पर रत्नी कहा जाता है। इनमें उत्तर वैदिक काल में कौन कौन सी मतलब आधिकारिक या पद नए हुए थे, जैसे संग्रहोत्री जो कोषाध्यक्ष कहते हैं, भागदूत कर एकत्रित करने वाला, सूत राज्य का वृतांत लिखने वाला, अक्षत्री राज परिवार का निरीक्षक, फिर अक्षाक वाप यह सूत का प्रबंधक और हिसाब किताब रखने वाला। इसके अलावा गोविक वर्तन वन निरीक्षक, पालागल संदेशवाहक, और 3 प्राचीन अधिकारी सेनानी, पुरोहित और ग्रामीण प्रमुख हुआ करते थे। तो ये तो उस समय के राजनीतिक यानी राज व्यवस्थाओं में प्रमुख पदाधिकारी हुआ करते थे। आगे देखें तो देखिए, प्रजा की ओर से राजा को नियमित कर मिलता था, जिसे बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि कहते, यानी प्रजा उन्हें कर देती थी, जिसे बलि का नाम दिया गया है। इसके अलावा राजकर अन्न व पशुओं के रूप में भी दिया जाता था। न्याय का अंतिम निर्णय करता पहले की तरह वही राजा ही हुआ करता था, और जाति व कबीलों की सभा भी न्यायकारी करती थी। अब इसके अलावा बढ़ते हैं अब राजनीतिक जीवन पर,
ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, जैसे कि आप इस फोटो में थोड़ी सी झलक है वो देख ही रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीजों पे हाईलाइट करेंगे। उत्तर वैदिक काल में आई यानी आया सामाजिक स्थिति जो परिवर्तन है वो काफी स्थिर देखा गया है। इस समय सामाजिक ढांचे में बहुत से परिवर्तन हो चुके थे और अब देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में जनसंख्या नगरों की ओर बढ़ने लगी थी, यानी नगरीकरण हो चुका था। यद्यपि अभी भी गांवों में लोग तो निवास कर ही सकते थे, यानी आर्य भी करते थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था धर्म की अवधारणा का प्रचलन हो चुका था। जीवन को 4 कालों में विभाजित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा कि उत्तर वैदिक काल में जीवन है वो 4 अलग अलग कालों में विभाजित हो गया था। और वो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला जैसे वो आश्रम बने थे, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक का काल 25-25 वर्ष माना जाता है। कहने का मतलब है जन्म से 25 वर्ष है उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य, जहां पर वो ब्रह्मचर्य यानी शिक्षा व्यवस्था का शिक्षा अध्ययन कार्य करता है। फिर जैसे दूसरा है गृहस्थ आश्रम, ये 25 के बाद 50 तक की जो एज होती है उस समय वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है एक व्यक्ति उत्तर वैदिक काल में अपने जीवन के सेकंड स्टेज में। फिर 70 मतलब 50 से 75 तक वानप्रस्थ यानी जंगलों में विचरण करता है, यानी गृह त्याग करके, और फिर लास्ट में 75 से 100 तक वो पूरे सन्यासी होकर जीवन यापन करता है। ये व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में देखी जाती है। आगे देखें, ब्रह्मचर्य में अविवाहित रहकर शिक्षा ग्रहण की जाती थी, जो अभी जस्ट बताया वही है। और गृहस्थ में जनोपार्जन, संतोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण होता था। वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम में व्यक्ति लोक कल्याण में रत रहते थे। यह माना जाता है कि ब्रह्मचर्य का संबंध धर्म से, गृहस्थ का संबंध अर्थ से और काम से होता था, ठीक है ना। इसके अलावा वानप्रस्थ और संन्यास का आश्रम है या संन्यास का संबंध है वो मोक्ष से होता था। यानी किस वजह से ये डिवाइड किया गया था ये भी बताया। विश्व के अन्य किसी भी सभ्यता मानव जीवन का ऐसा उत्कृष्ट विभाजन कहीं नहीं मिलता है जो भारत की इस वैदिक कालिक परंपरा में मिलता है। समाज का स्पष्ट विभाजन था, यानी वर्ण व्यवस्था है वो अब जन्माधारित हो चुकी थी, क्योंकि इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय उच्च वर्ग में जबकि वैश्य और शूद्र निम्न वर्ग में माने जाते थे। प्रथम जो वर्ण है वो विशेषाधिकार संपन्न थे, यानी ये ब्राह्मण और क्षत्रिय वो वीआईपी कैटेगरी में माने जाने वाली जाति या वर्ण थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनमें भी तनाव संबंध हो चुके थे। उत्तर वैदिक काल में ब्रह्म व क्षत्रिय के द्वंद्व का उल्लेख मिलता है। ब्रह्म क्षेत्र मतलब क्षेत्र, यानी जो ब्रह्म और क्षत्रिय वंश थे उनमें भी थोड़ा सा द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट है वो मिलता है। इसके अलावा देखा जाए तो वैश्यों का स्थान शूद्रों से उच्च रहता था। इन 4 वर्णों के अलावा अन्य वर्ण भी होते थे, ऐसा नहीं कि यही है, और भी होते थे। वैदिक साहित्य में आंध्र, पुंड, सबर, वास्त्य, निषाद ये भी कुछ वर्ण है जो आपको याद होने चाहिए कि और कौन सी वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी। उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी, लचीलापन तो था ही, लेकिन अव्यवस्था के रूप में परिणमित हो गई थी। अंतरजातीय विवाह का भी उल्लेख मिलता है। उसे वर्ण के पुरुष नीचे वर्ण की स्त्री के साथ विवाह कर सकते थे और इसके अलावा आगे देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में विधवा विवाह का प्रचलन था, लेकिन सगोत्री विवाह का प्रचलन नहीं था। सगोत्री का मतलब होता है समान गोत्र। जैसे आपको ये कहते हैं ना, आज भी समान गोत्र में शादी नहीं होती है, तो उस समय भी नहीं होती थी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, और इस समय महिलाएं वो शिक्षित थी, जिसमें कुछ एक आवास जैसे याज्ञवल्ली, गार्गी, सवाद्य आवास होता है कि महिला एजुकेशन भी काफी अच्छा था। सामान्यतः एक पत्नी या एक पत्नी की प्रथा का उल्लेख था, ठीक है। उच्च वर्गों में बहु विवाह भी था, यानी एक साथ बहुत सारे विवाह कर सकते थे। और इसी के अलावा उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भोजन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुए, पर अब मांस भक्षण और सुरापान को अनुचित समझा जाने लगा था। भोजन की वस्तुओं में विविधता अवश्य आ गई थी। इस समय शिक्षा का विशेष प्रयास हो रहा था या हो चुका था। आर्यों ने चिकित्सा विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र में विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया था। धातु विज्ञान का भी आर्यों का पूरा नॉलेज था और आर्यों को सोना, चांदी, तांबा, लोहा, टीन आदि का उपयोग बड़े अच्छे से हो गया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल की आर्थिक जीवन व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था के बारे में, ठीक है ना। उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। और जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं
थोड़े से आपको फोटो से जरिए बता रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के बर्तन हैं और संस्कृति का एक लुक है वो नजर आता है। अब देखिए आर्थिक जीवन से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको हम बताएंगे, हाईलाइट करेंगे। तो देखिए उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन में भी काफी परिवर्तन आ गया था और आर्यों के जीवन में स्थायित्व का नजर आता है। इस समय कृषि का थोड़ा ज्यादा ही विस्तार हो चुका था। कृषि ही लोगों का अब प्रमुख धंधा और बड़े पैमाने पर इसको किया जाने लगा। पहले जो मान लीजिए पशुपालन और आखेट वगैरह वो भी ज्यादा होता था, लेकिन अब कृषि को थोड़ा ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। हल इतने विशाल थे कि उनमें 4 से लगभग 24 तक बैल, यानी हल इतने बड़े थे कि उसको चलाने के लिए 4 से 24 बैल हैं वो जोड़ने पड़ते थे। इतना बड़ा हल है वह यूज में भी किया जाता था। कृषि के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शिल्पों का भी उदय हुआ। उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की अन्य विशेषता ये थी कि छोटे मोटे उद्योग और स्टार्ट हो गए थे, जैसे धातु शोधक, रथकार, बढ़ई, श्रमकार, स्वर्णकार, कुम्हार, व्यापारी आदि का उल्लेख है। व्यवसायों के आधार पर व्यापारियों के संघों का निर्माण हुआ था, यानी व्यापारी वर्ग कहे तो उनका संघ का निर्माण हुआ था। और श्रेष्ठी, गण और गणपति आदि शब्दों का जो प्रयोग होता है इसमें, ये व्यवसाय करने वालों से संबंधित है, जिसमें किसी एक संघ में संगठित होते थे। तो इस प्रकार का उनका एक संघ बनता था। फिर यहाँ पर व्यापारी नावों और जहाजों का प्रयोग करते थे और विदेशी यात्रा से परिचित थे। यद्यपि व्यापार में आधुनिक ढंग के सिक्कों का अभी भी प्रचलन नहीं हुआ था, फिर भी निष्कर्षमान, कृष्ण आदि कई प्रकार की मुद्राएं भी प्रचलित थी। यहाँ पे व्यापार सुगम हुआ करता था। अब बात करते उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के बारे में, यानी जहां पर हम बात करें कर्मकांड और अंधविश्वास का बहुत ही ज्यादा प्रभाव हो चुका था, और इसी को हम देखने वाले हैं धार्मिक जीवन के बारे में। तो इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है। नवीन धार्मिक विचार धाराएं, क्रियाएं, विधियों और परंपराओं का प्रादुर्भाव हुआ था। इस समय ऋग्वेद युग की देवी देवताओं का गौरव कम हो रहा था। यद्यपि प्रजापति का महत्व सभी देवताओं में अपेक्षा अधिक था। अब रुद्र और विष्णु का महत्व बढ़ गया था। इंद्र और वरुण का महत्व कम हो गया था। इस समय यज्ञों का रूप सरल न होकर जटिल हो गया था। अब यज्ञ बहुत थोड़ा जटिल और खर्चीले हो गए थे। पहले के जितना नहीं, लेकिन अब जो यज्ञ है ना, वो पहले की तुलना में ज्यादा टेढ़े मेढ़े यानी बड़े यज्ञ और खर्चीले हो गए थे, यानी कर्मकांड ज्यादा हुआ था। धार्मिक कर्मकांडों जैसे जादू टोने, वशीकरण, इंद्रजाल का प्रभाव बढ़ गया था। पुरोहित और ब्राह्मणों के महत्व में काफी वृद्धि हो चुकी थी, क्योंकि अगर धार्मिक कर्मकांड है तो पुरोहित और ब्राह्मणों का तो प्रभाव तो बढ़ेगा ही। आगे बात करते हैं। इस समय नवीन दार्शनिक विचारों का प्रादुर्भाव हुआ एवं षड दर्शन जिसमें योग, सांख्य, योग, न्याय, वैशिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का विकास हुआ था। इंपोर्टेंट अंडरलाइन कर देना। इन विचारधाराओं का प्रादुर्भाव उपनिषदों में किया गया। उत्तर वैदिक काल में अध्यात्म बाद के प्रमुख सिद्धांत जैसे ब्रह्म, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि का भी विकास हुआ। ब्रह्म को एक माना गया। आत्मा उसका ही एक अंश हुआ करती थी। ये उस समय व्यवस्था स्थापित हो गई थी। व्यक्तियों के कर्म से ही उसका पुनर्जन्म का निर्धारण होता है, और कर्मों के अगर प्रभाव से मुक्त नहीं हुए तो पुनर्जन्म होगा, ये मान्यता रहती थी। आत्मा का ब्रह्म से आकार होना ही मोक्ष की स्थिति मानी गई। उत्तर वैदिक काल में तप और संन्यास पर जोर दिया गया। तप करने वाला वह व्यक्ति होता था जो सांसारिक जीवन को त्याग करके वन की निर्जनताओं में जीवन की आध्यात्मिक समस्याओं पर निष्ठा और एकाग्रता से मनन और चिंतन करता है। इस प्रकार वैदिक युग में दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं चली थी। प्रथम जटिल कर्मकांड पर जोर दिया गया, वही दूसरी जिस पर तप, ज्ञान, ब्रह्म आदि की विशद व्याख्या पर जोर दिया गया। फिर इसके अलावा सूत्र ग्रंथों में ज्योतिष, व्याकरण की भी रचना हुई, और पुरातात्विक साक्ष्य में आर्यों के धार्मिक जीवन की पुष्टि होती है। इसके अलावा अंतरखेड़ा, कौशाम्बी, श्रावस्ती की कई खुदाई में ऐसे संकेत मिले जिससे आर्यों की कर्मकांडी व्यवहार का पता चलता है। यानी अब आप समझ चुके होंगे उनका धार्मिक जीवन के बारे में। अब बात करते हैं एंड ऑफ द लास्ट, जो समाप्त करने वाले टॉपिक पर है, कि अब हम बात करें कि सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अगर अध्ययन करें, तुलनात्मक अध्ययन, तो क्या फर्क है। सैंधव यानी सिंधु सभ्यता, ठीक है। इसके बारे उत्तर और बात करें हम वैदिक काल, दोनों की अध्ययन भी करेंगे। तो वो शॉर्ट में ये
आर्यों के आगमन से पूर्व भारत में सिंधु घाटी यानी आर्य से पहले सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सौराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में संबंध विकसित सभ्यता के रूप में प्रसारित थी। इन दोनों ही सभ्यता की तुलना हम निम्नलिखित रूपों में करेंगे। पहला करते हैं धार्मिक जीवन। आर्यों का जीवन सरल और सादा था। वे ग्रामों में निवास करते थे, जबकि सैंधव निवासी नगरों में निवास करते थे। दोनों ही सभ्यता में निवासी सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्रों का प्रयोग और अलंकारित थे। आर्यों के जीवन में गाय का बड़ा महत्व था, जबकि सैंधव सभ्यता में बैल को प्रमुख माना जाता था। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर कि आर्य गांवों में निवास करते थे और सैंधव निवासी शहरों में। अब देखो आर्थिक जीवन में क्या फर्क था। आर्यों का जीवन आर्थिक व्यवस्था पर आधारित हुआ करता था, जबकि सैंधव सभ्यता है वो आर्थिक समृद्धि में उन्नत था, यानी व्यापार वगैरह होता, क्योंकि नगर थे। वे विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते थे। आर्यों को विभिन्न धातुओं का उपयोग पता था। वे सोना, चांदी, तांबे, कांसे के प्रयोग से परिचित थे। दैनिक जीवन में मिट्टी के पात्र भी बनाते थे। लेकिन सैंधव निवासी धातु काल में अत्यंत दक्ष थे। लोहे के उपयोग से वे अपरिचित थे। मिट्टी के खिलौने, बर्तन बनाने, उन पर चमकीली पॉलिश करने में वे भी अत्यंत दक्ष थे। सिंधु निवासी घोड़े के ज्ञान से परिचित नहीं थे, जबकि आर्यों को घोड़े का ज्ञान तो बहुत ज्यादा, यानी घोड़े का बहुत ज्यादा उपयोग होता था। इसके अलावा धार्मिक जीवन देख लीजिए। आर्यों की प्रकृति विभिन्न शक्तियों की उपासना करनी होती थी। धर्म कर्मकांड, सैंधव जो जन थे वो शिव शक्ति को प्राथमिक मानते थे। आर्यों के जीवन में अग्नि, यज्ञ, हवन, कुंड का विशेष महत्व हुआ करता था और वे विभिन्न प्रकार के यज्ञ भी करते थे और अग्नि को पवित्र मानते थे। जबकि इसके विपरीत सैंधव सभ्यता में अग्नि, हवन, यज्ञ का कोई महत्व या वर्णन नहीं मिलता है, इतना महत्व नहीं था। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। तो आर्यों में राजतंत्र का प्रचलन था। राज्य में प्रजा वर्षल और जन कल्याण के उच्च आदर्श पाए जाते थे। सैंधव सभ्यता में राज्य सत्ता जनप्रतिनिधियों के हाथों में थी, यहाँ पर राजतंत्र नहीं था। जबकि आर्य यानी अपने वैदिक काल में राजतंत्र था। प्रशासन में विकेंद्रीय और शासन व्यवस्था में लोकतंत्रात्मक थी। सैंधव सभ्यता में राजनीतिक उत्तेजना, विलप, क्रांति की भावना नहीं थी और उनका राजनीतिक जीवन सुखी शांतिपूर्ण था। जबकि आर्यों का युद्ध लड़ना जरूरी था। इनके हथियार पहने होते थे, जबकि सैंधव सभ्यता में अस्त्र शस्त्र सादे होते थे और वे युद्ध प्रिय नहीं थे, अपितु शांत प्रिय थे सैंधव सभ्यता के। बहुत से इतिहासकार सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता को एक ही मानते, लेकिन अभी इस बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, लेकिन दोनों में काफी फर्क है। अब देखिए उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में क्या फर्क है वो देखते हैं। तो ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल ऋग्वेद कालों के आगमन के बाद का काल है। उत्तर वैदिक काल ऋग्वेद के बाद का काल है। तो देखिए यहाँ पर ऋग्वेद काल में क्या था जो उत्तर वैदिक काल में नहीं था। ऋग्वेद काल में कर्मकांड गौण थे, नहीं होते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म में कर्मकांडों की प्रमुखता बढ़ गई थी, यज्ञ ज्यादा होते थे। ऋग्वेद काल में धर्म और दर्शन में आडंबर भौतिक क्रियाएं नहीं हुआ करती, जबकि उत्तर वैदिक काल में ज्यादा हो गई थी। ऋग्वेद काल में समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन स्त्री पुरुष विभेद नहीं था, जो अब उल्टा सुल्टा हो चुका था, यानी थोड़ा बदल चुका था। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण उपनिषद की रचना हुई थी, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर वेद कह सकते कि जो ऋग्वेद काल है उसमें हुई थी, लेकिन इतनी व्यवस्थित रूप में नहीं हुई थी, क्योंकि उसमें ऋग्वेद का ही उत्पन्न हुआ था। बाद में वेदों का उत्पादन मतलब क्या कहते हैं क्रिएटिव, वो बाद में हुआ था। ऋग्वेद काल में सभी लोगों की समान सामाजिक प्रतिष्ठा थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में आपको बताया था कि समाज में काफी विभिन्नताएं आ चुकी थी, परिवर्तन आ चुका था। इसके अलावा ऋग्वेद समाज का आधार परिवार होता था, जिसमें पिता, बड़ा भाई और परिवार का स्वामी हुआ करता था। तो ऑलमोस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने कंप्लीटली एक डिटेल आपको बता दी है, और ये जो गागर में सागर जितना ज्ञान है ना, इसको 1 से 2 बार और देखिएगा वीडियो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिटेल से मैंने छोटी छोटी चीजें भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। आई होप ये क्लास अगर आपको एंटरटेनिंग अच्छी लगी है तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इंपॉर्टेंट आपके ही क्लास को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।